हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री। अगर हम क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th के केमिस्ट्री में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अगला चैप्टर वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके पहले हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया है और चैप्टर नंबर 2 भी करवा दिया है। जिन बच्चों को भी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों चैप्टर अगर पढ़ना हो तो आप क्या करें, मेरी प्रीवियस वीडियो सेक्शन में जाएं या प्लेलिस्ट पर आपको 9th क्लास का केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, या इंडिविजुअल चैप्टर का नाम आप टाइप करेंगे तो भी उससे रिलेटेड आपको सारी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। सो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और मैं अब यहाँ पर अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ। मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। प्रीवियस वाले चैप्टर्स में जैसा कि मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैटर क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक स्मॉल रिवीजन यहाँ पर करवा दे रही हूँ इस चैप्टर का। देखिए, एटम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स की, क्योंकि अभी आगे जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो एटम्स के ऊपर पढ़ना है। सो एटम क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एटम। जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल। मैटर क्या होता है? बहुत ही छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, तो एटम्स हम बेसिकली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल विच इज कॉल्ड एटम्स। मैटर किससे मिलके बनता है? बहुत ही छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बनता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको एटम्स कहा जाता है। इसके बाद में हम एटम्स के बारे में और फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या होता है और एटम, लेकिन उसके पहले हम हमारा यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक प्रोसीड करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो हम यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला हो जाएगा फैक्ट्स दैट मैटर। फैक्ट्स ऑफ मैटर में आएगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है वो केमिकल के कॉम्बिनेशन से होती है, और उस रिएक्शन के होने के लिए कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं। मतलब जब भी किसी केमिकल का दूसरे केमिकल के साथ में कॉम्बिनेशन होगा, जब भी एक केमिकल किसी दूसरे केमिकल के साथ में कंबाइन होगा, सो कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी रेगुलेशन हैं जिनको आपको फॉलो अप करना है। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें पहला आपका लॉ हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो सबसे फर्स्ट हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये पहला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर दैट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। फिर हम सेकेंड की अगर बात करेंगे, सेकेंड वाले की, तो लॉ ऑफ सेकेंड लॉ हो जाएगा आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, सो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला हो जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये हो जाएगा आपका सेकेंड। और अगर हम थर्ड की बात करेंगे, ठीक है, तो वैसे 4 लॉज होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अभी आपको 2 ही लॉज दे रखे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में गेल-ल्यूसिक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम होता है। ठीक है, सो बहुत सारे लॉज होते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, लेकिन वो सब बाकी के जो लॉज हैं वो आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। अभी आपको केवल ये 2 लॉज के ऊपर फोकस करना है, जिसमें फर्स्ट को हम कह रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड को हम बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। सो 1 बाय 1 करके मैं आपको दोनों का एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले हम किसको एक्सप्लेन करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को।
चलिए तो डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, ठीक है, तो ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जैसे मैटर के लिए स्टेटमेंट होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इट ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। सो ये हमने पढ़ा है मैटर के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स के केस में भी सेम होता है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और chemical change, it can only converted into one form to another form। वैसे ही मास के केस में भी होगा। सो यहाँ पर जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो किसके बेसिस पे है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है मेरा वो किसके बेसिस पे है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेरा है यहाँ पर किसके बेसिस पे, मास के बेसिस पे, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इट ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इट कैन ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना सबसे पहला लॉ लिखने वाली हूँ जिसको मैं कह रही हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो सबको याद हो गया होगा अभी तक तो। चलिए लिखते हैं। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड during any physical or chemical change, during any physical or chemical change, ठीक है, इट कैन ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, मास को ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इट कैन ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसको आप केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस लॉ को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। जब हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, देखिए तो रिएक्टेंट का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सो A प्लस बी हमारा रिएक्टेंट है जिससे क्या मिल रहा है, C प्लस डी प्रोडक्ट मिल रहा है। A प्लस बी रिएक्टेंट है और C प्लस डी क्या हो जाएगा, C प्लस डी मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो A प्लस बी इज द रिएक्टेंट एंड C प्लस डी इज द प्रोडक्ट। सो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो A और B का जो भी टोटल मास होगा वही वो C और D के बराबर होगा। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। सो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। सो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जो भी टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के टोटल मास के वो बराबर हो जाएगा। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इतना आया आप लोगों को समझ में?
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। सो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इट कैन ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो रिएक्टेंट का जो भी मास है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रिएक्शन करके बता देती हूँ। देखिए H2 + Cl2 मिलके क्या बने, 2HCl बना। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का इंडिविजुअल मास होता है 1, सो हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम। और क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन का होता है मास 35.5, सो 35.5 को ट्वाइस कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 71 ग्राम, 71 ग्राम। अब टोटल कितना हो रहा है इस तरफ देखिए 73 ग्राम हो रहा है। अब इधर देख लेते हैं। सो इधर भी क्या होगा, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, सो हाइड्रोजन का 2 ग्राम प्लस क्लोरीन का 71, क्योंकि ये भी 2 है, सो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 73 ग्राम। सो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कराऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ेंगे। इसके पहले वाले दोनों चैप्टर पढ़ने के लिए प्रीवियस वीडियो सेक्शन आप देखें, उसमें मैंने आपको क्लास 9 के दोनों चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। अच्छा, ये टॉपिक में कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं 11th स्टैंडर्ड के, तो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, और जो 10th वाले बच्चे हैं उनको भी 11th में जाके इसको पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, और 12th वाले बच्चों को अगर अपना बेसिक क्लियर करना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो सभी के लिए यूजफुल है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसी तरह से जुड़े रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।